नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस एपिसोड में एक बड़े ही महत्वपूर्ण, गंभीर, व्यवहारिक मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं और ये मुद्दा जुड़ता है एसटी, एससी और ओबीसी समुदाय से। उसी के संदर्भ में खास तौर पे देखें तो एससी, एसटी और ओबीसी की स्थिति पर देखें तो जो सरकार है वो बैकफुट पर दिख रही है और इसी के संदर्भ में कुछ खास जो मुद्दे हैं वो उठाए गए हैं, तो उन्हीं पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर सरकार जो है वो क्यों बैकफुट पर है एससी, एसटी, ओबीसी के मुद्दे पर। और इसी के संदर्भ में देखें तो मोदी सरकार पर लगातार जो देखें जो प्रतिपक्ष है वो हमलावर है, तो इसी मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए बहुत सारे विषय हैं जिन पर हम बात करेंगे। जैसे कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने खास तौर पे कई सारे गंभीर जो आरोप हैं वो सरकार के ऊपर लगाए हैं और इसी के संदर्भ में हम देखेंगे इस तरह के जो भी विभिन्न कैटेगरीज हैं उनके संदर्भ में जो नियुक्तियां हैं या अन्य जो जुड़े हुए मामले हैं उनके संदर्भ में जो सरकारी आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं। खास तौर पे हम देखेंगे प्रोफेसर या इस तरह के जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इन पदों पर जो रिक्तियां हैं उनको लेकर जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं वो किस हद तक सही है या फिर गलत है। और इसी के संदर्भ में हम बात करेंगे कि आखिर नॉट फाउंड जो सुटेबल एक जो एनएफएस है आखिर वो है क्या। उसके आधार पर इस तरह के जो भी प्रक्रियाएं देखने को मिली है जिनके ऊपर बार बार कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं, वो क्या है उनका पूरा हम विश्लेषण करेंगे। संवैधानिक जो कंटेक्स्ट है उस कंटेक्स्ट में हम डिटेल से देखेंगे और इस पूरे मसले में जो सरकार है वर्तमान की आखिर उसका क्या कहना है, सरकार का क्या पक्ष है और समाधान के क्या संभावित उपाय हो सकते हैं। क्योंकि समस्या है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण जो मामला होता है वो उसका समाधान होता है। तो समाधान के जो अलग अलग पहलू हो सकते हैं, जो अलग अलग उपाय हो सकते हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे केंद्रीय जो विश्वविद्यालय है उनमें जो आरक्षण है उससे संबंधित जो भी मौजूदा नियम है, जो नियम कानून प्रावधान अपने देश में है, उस पर हम डिटेल से जानकारी लेंगे। और साथ ही रोस्टर जो सिस्टम है, जो आरक्षण रोस्टर प्रणाली है आखिर वो है क्या और उसके प्रक्रिया को हम समझेंगे, जानेंगे। नॉट फाउंड जो सुटेबल है उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे राज्य जो विश्वविद्यालय है उनमें जो आरक्षण की स्थिति है भारत में आखिर वो क्या है, उस पर डिटेल से हम चर्चा करेंगे। और प्रमुख राज्यों में वो वर्तमान आरक्षण जो प्रतिशत है वो किस प्रकार का है, कितना आरक्षण दिया गया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और शिक्षा से, गवर्नेंस से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। और आप समझ सकते हैं कि न्यूज़ क्या है। न्यूज़ यही है कि जो सरकार है अब वो भी बैकफुट पर दिख रही है कुछ महत्वपूर्ण मामलों के संदर्भ में। जैसे कि आपके सामने दिया गया, सरकार ने भी माना है कि एससी, एसटी, ओबीसी जैसे जो अलग अलग समुदाय हैं इनका जो हाल है वो बहुत बेहतर नहीं है, यानी कि एक तरह से बैकफुट पर दिख रहे हैं। क्योंकि हाल ही में देखें तो राज्यसभा में प्रस्तुत जो आंकड़े हैं वो यही दर्शाते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में फैकल्टी जो पद हैं उन पर आरक्षित वर्गों की जो भारी संख्या है उसमें जो रिक्तियां हैं वो बनी हुई है। तो उन रिक्तियों के संदर्भ में देखें तो अब सरकार घिरती हुई दिख रही है और इसी के संदर्भ में सरकार के ऊपर बड़े जो प्रश्न चिन्ह हैं वो खड़े किए जा रहे हैं। तो इसी कारण से ये जो मसला है अब ये सामान्य मसला नहीं रह गया है और ये न केवल संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन माना जा रहा है बल्कि सामाजिक जो न्याय की एक भावना है, जो सोशल जस्टिस का एक कंसेप्ट अपने देश में है, अब उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं। और इसी मसले को, इसी मामले को खास तौर पे कांग्रेस, जो इस समय देखें विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने खास तौर पे सरकार के ऊपर कई सारे जो गंभीर आरोप हैं वो लगाए हैं। रमेश ने केंद्र सरकार के ही आंकड़े जो हैं उन पर उनका हवाला देते हुए कहा कि आरक्षित वर्गों की जो स्थिति है, खास तौर पे ओबीसी और एससी और एसटी की, इनके संदर्भ में इन्होंने कहा कि इनकी जो स्थिति है काफ़ी गंभीर है। उन्होंने, यानी जयराम रमेश ने राज्यसभा में पूछे गए अपने प्रश्न के उत्तर को खास तौर पे उद्धृत करते हुए ये बताया कि सरकार ने खुद ये जो असमानता है इन वर्गों की जो स्थिति है इसको स्वीकार किया है। तो जब सरकार खुद स्वीकार कर रही है इसका मतलब कि इनकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। और जो सरकारी आंकड़े हैं उन पर थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं। जैसे प्रोफेसर जो पद हैं इनकी जो रिक्तियां हैं आप देखेंगे तो ओबीसी की 80% जो कह सकते हैं संकायों की रिक्तियां वो खाली हैं, एसटी की 83% पद खाली हैं, एससी के 64% जो पद हैं वो खाली हैं और जनरल कैटेगरी की देखें तो 39% क्या है वो खाली है। तो अपेक्षाकृत देखेंगे तो जनरल कैटेगरीज की अपेक्षा देखेंगे तो ओबीसी, एससी, एसटी के जो पद हैं वो अधिक खाली हैं।
एसोसिएट जो कह सकते हैं कि प्रोफेसर हैं, उनके पदों की रिक्तियों की खाली होने की बात करें तो ओबीसी के 69%, एसटी की 65 और एससी के 51%, जबकि जनरल के मात्र 16% ही पद खाली है। असिस्टेंट जो प्रोफेसर के पद हैं उनकी रिक्तियों की बात करें तो ओबीसी 23%, एसटी 15 और एससी 14% और जनरल जो कैटेगरी है उनके केवल 8% जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनके पद रिक्त हैं। तो इस तरह के जो असमानता देखने को मिल रहे हैं, इस पर अब गंभीर तौर पे जो प्रश्न हैं वो खड़े किए जा रहे हैं। इन्हीं के संदर्भ में देखें, जो NFS है, नॉट फाउंड जो सुटेबल है, ये एक कारण बताया गया। तो ये जो बहाना है अब ये पर्याप्त नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि जो वो योग्य उम्मीदवार हैं वो ही इस कैटेगरी से नहीं मिल रहे हैं, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी से जो जुड़े हुए जो पद हैं जो रिक्त हैं। तो सरकार का इसके संदर्भ में ये अपना आर्गुमेंट देना है कि योग्य जो उम्मीदवार हैं इन कैटेगरी से नहीं मिल पा रहे हैं, इसी कारण से इस तरह के अलग अलग जो कैटेगरीज हैं इनके जो पद हैं अभी तक रिक्त बने हैं। लेकिन आरक्षित वर्गों में रिक्तियों की ये जो अधिक दर है ये यही दिखाती है कि भर्ती में इस आधार पर आरक्षित वर्गों को क्या किया जा रहा है, एक तरह से वंचित किया जा रहा है। इस तरह के जो आरोप हैं वो सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं। अब इसके संदर्भ में देखने वाली बात है, थोड़ा सा इसका जो कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक एनालिसिस है, अगर उसको हम देखेंगे कि संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में अलग अलग जो आर्टिकल्स हैं उनमें इसका क्या उल्लेख है। तो देखिए, आर्टिकल जो 15 का 4 है या फिर 16 का 4 है, इन आर्टिकल्स के तहत ये कहा गया कि जो स्टेट है, स्टेट को ये राइट है कि वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए जो वर्ग हैं उनके लिए क्या करे, खास विशेष प्रावधान करे, विशेष सुविधा करे। और इसी के संदर्भ में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसमें भी ये लागू होना क्या है, एक तरह से संवैधानिक दिशा की उपेक्षा है। तो एक तरह से देखें तो आर्टिकल में जो बातें कही गई हैं उसका क्या है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय, वहाँ पर इस तरह के जो भी शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए जो विशेष प्रावधान इन आर्टिकल्स में दिया गया, उनको इन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। शिक्षा में जो एक रिप्रेजेंटेशन की बात है, जो प्रतिनिधित्व की बात है, उस पर भी क्राइसिस देखने को मिल रहा है। जैसे विश्वविद्यालयों में जो फैकल्टी पद हैं उन पर आरक्षित वर्गों की जो भागीदारी है उसका अभाव देखने को मिल सक रहा है। छात्रों के लिए जो रोल मॉडल है उनकी कमी पैदा हो रही है। और इससे खास तौर पे देखेंगे जो शिक्षा में बहुलता है, जो एक बहुलता देखने को मिलती थी, एक समावेशन देखने को मिलता था, उसकी भावना भी अब कमज़ोर हो रही है। तो ओवरऑल देखेंगे तो एक जो असफलता है वो यहाँ पर कानून के संदर्भ में, यानी हमारे संविधान के संदर्भ में भी देखने को मिल रहा है। अब नीतिगत जो असफलता कही जा रही है कि जो पॉलिसी है, जो सरकार की अपनी एक नीतियां होती है, स्ट्रेटजी होती है, उस पर भी सरकार को फेल्योर बताया जा रहा है, यानी कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिलना। ये जो कहने की बात है, ये जो आर्गुमेंट सरकार की तरफ दिया गया है, ये बार बार जो संस्थागत भेदभाव है या फिर कहें जातिगत जो पूर्वाग्रह है उसको छिपाने का एक माध्यम सरकार बना ले रही है, इस तरह की बात कही जा रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए टाइम टू टाइम, अगर कह सकते हैं कि समय पर जो भी वैकेंसी है वो निकालना, तैयारी हेतु जो सहयोग देना है, चयन जो प्रक्रिया है उसमें पारदर्शी बनाना सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिन आधारों पर देखें तो सरकार कहीं न कहीं पिछड़ती हुई दिख रही है। और इसी के संदर्भ में सरकार का भी अब पक्ष आ चुका है। केंद्र सरकार का यही कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है और नियमों के अनुरूप ही क्या हो रही हैं, नियुक्तियाँ हो रही हैं। लेकिन ये जो सरकार का पक्ष है इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि ठीक है, आप बात सही कह रहे हैं कि ठीक है, जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो तेज की जा रही है और नियमों के अनुरूप ही नियुक्तियां हो रही हैं। लेकिन जो आंकड़े हैं, आंकड़े तो यही दर्शाते हैं कि जो स्थिति है उसमें अभी क्या है, काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि हमने देखा है कि जो विभिन्न अलग अलग ओबीसी, एससी, एसटी के जो पोस्ट है अलग अलग, वो क्या है, पूरी तरह से खाली हैं। तो इस तरह के जो आर्गुमेंट है वो सरकार के आर्गुमेंट दिए गए, लेकिन आंकड़े इसके ठीक विपरीत स्थिति बता रहे हैं। यानी कि सरकार को इस पर काम करना होगा, इसमें सुधार करना होगा। समाधान के अगर हम कुछ महत्वपूर्ण संभावित उपायों की बात करें कि कैसे इसका समाधान खोजा जा सकता है, तो देखिए, सबसे पहली बात कि जो कहा जा रहा है कि योग्य उम्मीदवार हैं ही नहीं,
ये जो कहने की बात है कि नॉट फाउंड सुटेबल, सही जो कह सकते हैं कि कैंडिडेट हैं वो है ही नहीं, तो ये घोषित किया जाना चाहिए कि कोई उम्मीदवार सही कैंडिडेट नहीं है। ये क्या किया जाना चाहिए, ये घोषित किया जाना चाहिए कि उसका जो स्पष्ट जो भी विवरण है, उसका जो रिकॉर्ड है वो रखा जा सके, ताकि उसके आधार पर आने वाले समय में अगर कहीं लगता है कि चूक हुई है तो उसकी जांच प्रक्रिया की जा सके। दूसरी बात कि भर्ती प्रक्रिया में जो एक समयबद्धता है वो सुनिश्चित की जानी चाहिए। सभी जो भी रिजर्व्ड कह सकते हैं कि जो कैटेगरीज हैं, जो भी आरक्षित श्रेणियां हैं, उन श्रेणियों के जो विभिन्न पद हैं, जो पोस्ट्स हैं, उन पदों की नियमित समय पर क्या होनी चाहिए, नोटिफिकेशन या जो अधिसूचना है वो निकाली जानी चाहिए, ताकि इनकी जो नियुक्ति है, जो पोस्टिंग है, वो सही समय पर सही तरीके से नियमों के अनुरूप कराई जा सके। इसके अलावा भी एक दो समाधान हो सकते हैं, जैसे कौशल विकास हुआ, जो स्किल्स डेवलपमेंट हुआ, जो अकादमिक जो सहयोग है, इन स्तरों पे क्या हो कि जो भी आरक्षित वर्ग हैं, जो रिजर्व कोटे के कह सकते हैं कि जो विभिन्न शोधार्थी हैं, रिसर्चर हैं, जो शिक्षाविद हैं, उनकी जो गुणवत्ता है, उनकी जो क्वालिटी है, उसे और क्या किया जाए, निखारा जाए। और इस निखारने के लिए खास तौर पे क्या किया जाए कि इन्हें ट्रेनिंग दी जाए, इन्हें क्या दिया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्वायत्तता बनाम जो जवाबदेहिता का एक संतुलन करने की बात कही जा रही है, ये भी महत्वपूर्ण समाधान हो सकता है, क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, उनकी जो अपनी स्वायत्तता है, ऑटोनॉमस है, वो बनी रहे, परंतु जो आरक्षण नीतियाँ हैं, जो भी रिजर्वेशन के पॉलिसीज़ हैं, उन नीतियों का जो अनुपालन है वो सही तरीके से अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। तो क्या हो सकता है कि इस तरह की जो समस्या है, जिस पर कहीं ना कहीं देखें तो बार बार सरकार को घेरा जा रहा है, तो उनके समाधान खोजे जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, केंद्रीय जो विश्वविद्यालय है उसमें आरक्षण से संबंधित जो मौजूदा नियम है उन पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जो भी फैकल्टी पोस्ट हैं उनके संदर्भ में जो आरक्षण कहता है वो कितना आरक्षण दिया गया। तो भारत सरकार के जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग है उसके दिशा निर्देशानुसार अगर हम देखें तो एससी जो अनुसूचित जाति है उन्हें 15% का आरक्षण दिया गया है, एसटी को 7.5% का, ओबीसी को 27% का, और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 10% का, और विकलांग जो जन है उनके लिए 4%, 36 जो आरक्षण है वो दिया गया है। और ये जो प्रतिशत है ऐसा नहीं है, सभी जो केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान हैं जैसे आईआईटीज़ हैं, आईएम्स हैं, सेंट्रल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन पर ये कानून लागू होता है। लेकिन नियुक्ति की जो प्रक्रिया है और जो यूजीसी के नियम हैं उनकी अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी जो ग्रांट्स कमीशन है, जिसे हम यूजीसी बोलते हैं, उसके रेगुलेशन 2018 और 2022 के अनुसार देखें तो जो भी शिक्षण पद हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट जो प्रोफेसर या प्रोफेसर के जो पद हैं, इनके लिए विज्ञापन के साथ ही आरक्षण का पालन करना भी अनिवार्य है। और पदों की जो आरक्षण स्थिति है, स्थिति वर्गवार जो रोस्टर सिस्टम है उसके अनुसार ही निर्धारित की जाती है। थोड़ा सा रोस्टर सिस्टम की अगर बात करें कि आखिर रोस्टर जो सिस्टम की बात की जा रही है, रोस्टर जो प्रणाली आखिर है क्या, तो देखिए केंद्र सरकार के जो भी नियम है उन नियमों के तहत जो कहा जाता है कि 100 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स जो रोस्टर है वो अपनाया जाता है। यानी प्रत्येक नियुक्ति, जो भी नियुक्ति होगी, उस नियुक्ति चक्र में क्या है कि आरक्षण की स्थिति रोटेशन से तय होती है, और विश्वविद्यालयों को ये जो रोस्टर यूजीसी या कह सकते हैं कि अब जिसे एमओई कहा जा रहा है उसके सामने प्रस्तुत करना होता है। तो इस आधार पर पूरी प्रक्रिया होती है। और इसी के तहत देखें तो जो नॉट फाउंड सुटेबल है, यदि कोई आरक्षित पद पर योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता है तो उसे क्या कर दिया जाता है, उसे नॉट फाउंड सुटेबल यानी कि योग्य उम्मीदवार नहीं है ये घोषित किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए स्पष्ट जो प्रक्रिया है और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो कागजी का कार्रवाई है, उसकी ज़रूरत अब महसूस की जा रही है। पदों को सामान्य वर्ग में अस्थायी रूप से नहीं बदला जा सकता, ऐसे भी कुछ कह सकते हैं कि यहाँ पर पॉइंट्स मिल रहे हैं, और भविष्य में फिर से विज्ञापन देना होता है, और इस तरह की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है। और इसमें देखें तो जो एससी, एसटी, ओबीसी इनकी जो भी पात्रता है उसके संदर्भ में कहा गया कि उम्मीदवार को उचित जो भी उनके सर्टिफिकेट्स हैं जो अलग अलग कैटेगरी की हैं वो प्रस्तुत करना होता है। ओबीसी के लिए नॉन जो क्रीमी लेयर है वो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है, और सभी प्रमाण पत्र केंद्र सरकार के जो प्रारूप हैं, जो पैटर्न है और जो मानदंड है उनके अनुसार ही मान्य होते हैं। इसके अलावा देखें जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण का जो समावेशन है ये जनवरी 2019 से आर्थिक रूप से जो कमज़ोर ईडब्ल्यूएस, जो इकोनॉमिक जो वीकर सीकर्स कह सकते हैं,
या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से आने वाले जो लोग हैं, तो उन्हें 10% का जो आरक्षण है वो भी लागू किया गया है। और इससे कुल आरक्षित सीटों की संख्या है वो बढ़कर अब 59.5% हो गई। यानी कि SC, ST, OBC और EWS, इन चारों जो विशेष आरक्षित जो वर्ग हैं उनको जो टोटल कह सकते हैं आरक्षण है वो 59% यानी 59.5% हो गई है। इसके अलावा देखें राज्य जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर जो आरक्षण नीति है उसकी अगर थोड़ी सी चर्चा करें तो प्रत्येक राज्य अपने सामाजिक और शैक्षणिक जो सर्वेक्षण है, जो जनसंख्या अनुपात है, जो नीति के अनुसार आरक्षण है, वो प्रतिशत सभी राज्य तय करते हैं अपने अपने हिसाब से। और ये आरक्षण राज्य के अधीन जो भी विश्वविद्यालय हैं, सरकारी जो कॉलेज हैं या इस तरह के जो भी शैक्षणिक संस्थान हैं वहाँ पर लागू होता है। इसमें केवल SC, ST, OBC नहीं बल्कि देखें तो कुछ राज्यों में स्थानीय जो जातिगत समूह हैं, आर्थिक जो वर्ग हैं, EWS जैसे, या महिलाएं, विकलांग या क्षेत्रीय जो निवासी हैं, उनके लिए भी राज्य के आधार पर देखें तो आरक्षण निर्धारित किए जाते हैं। जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में हम देख लेते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर वर्तमान जो आरक्षण है SC को 21% है, ST को 2, OBC को 27, EWS को 10, तो टोटल आरक्षण 60 हो गया। जो जनरल केंद्रीय स्तर पर देखें 59.5 है तो वो यहाँ पर 60 हो गया। ऐसे बिहार में 16, 1, 34, 10, 61 इस तरह का प्रतिशत दिया गया है। अन्य राज्यों में भी देख सकते हैं कि अलग अलग जो राज्य हैं वो अलग अलग तरह के जो आरक्षण है वो देते हैं। कुछ राज्यों में देखें तो जो आरक्षण है वो 50% से अधिक हो चुका है, परंतु ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो इसे कैसे इसका समाधान निकालता है। जैसे तमिलनाडु में देखेंगे तो तमिलनाडु की जो स्थिति है वहाँ पर देखेंगे ये कितना है, 69% है। तो संविधान की जो 9वीं अनुसूची है उस अनुसूची में ये लाया गया है यहाँ पर आरक्षण। तो इस तरह के जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ पर जो आरक्षण है अलग अलग राज्यों के स्तर पे अलग अलग है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो राज्य में जो रिक्तियों की स्थिति है वो क्या है, ये सबसे गंभीर मुद्दा है। तो कई राज्यों में देखेंगे तो रिजर्व जो कैटेगरीज है उनके लिए जो भी वैकेंसी निकाली गई हैं वो निकाली तो गई हैं, परंतु आज तक उनकी जो भर्ती है वो या तो पूरी की नहीं गई, पूरी सभी सीटें खाली हैं, या फिर भारी उसमें देरी की गई है, कोर्ट में मामले चले गए हैं, या योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने का बहाना बनाकर क्या किया गया कि अभी भी वहाँ के जो विशेष कैटेगरी के पोस्ट हैं वो उनकी जो रिक्तियाँ हैं वो खाली पड़ी हैं। विश्वविद्यालयों में खास ये जो वर्ग हैं SC, ST, OBC, इनके लिए जो भी स्वीकृत पद हैं उनका एक बड़ा जो हिस्सा है अभी खाली पड़ा है। और कुछ तो कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर जो भी प्रोफेसर या इस तरह के जो भी पोस्टेज हैं वो क्या है कि वो लंबे समय से भरे ही नहीं गए या इस तरह के प्रयास ही नहीं किए गए। तो इस तरह की जो समस्याएं वो देखने को मिली हैं। जो प्रमुख समस्याएं राज्यों के संदर्भ में है उसमें देखने को जो मिला है वो भर्ती के संदर्भ में जो अनियमितता है, जो इरेगुलरिटीज़ हैं, इलीगल जो एक्टिविटीज़ हैं वो देखने को मिला है, जिसके संदर्भ में या तो वैकेंसी का नोटिफिकेशन ही नहीं आया है, नोटिफिकेशन आया तो उसमें प्रक्रिया को पूरी करने में काफ़ी विलम्ब हुआ है, या फिर वो कोर्ट में चला गया है। इसके अलावा जो आरक्षण रोस्टर है उसका पालन न हो पाना भी एक कारण देखा गया इन राज्यों के संदर्भ में। तो देखिए विश्वविद्यालयों के स्वायत्तता के नाम पर एक तरह से नियमों का एक तरह से नज़रअंदाज किया गया है, और जो नॉट फाउंड सुटेबल ये जो एक आर्गुमेंट है इसका दुरुपयोग अब बड़े स्तर पे भी हो रहा है। योग्य उम्मीदवार को जानबूझकर अनुचित घोषित कर दिया जाता है, और इसी कारण सब कहा जा रहा है कि इस तरह के जो भी नॉट फाउंड जो सुटेबल कह सकते हैं कैंडिडेट हैं उनके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उनके बारे में जो विवरण है वो अब प्रस्तुत करना होगा। और राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में देखें तो प्रक्रिया काफ़ी धीमी देखने को मिली है, जिसके संदर्भ में देखेंगे तो कई सारे राज्यों में तो आंदोलन तक की स्थिति देखने को मिल सकती है। जैसे हाल के समय में देखेंगे तो यूपी के संदर्भ में ये स्थिति देखने को मिली थी। और एक और कारण है कोर्ट केस में और जो भी स्थगन है, जैसे कई सारे ऐसे मामले हैं, कई सारे ऐसे विज्ञप्तियों या नियुक्तियों से जुड़े हुए जो मामले हैं उनमें आरक्षण जो विवाद है उस कारण से वो मामला कोर्ट तक गया है, और फिर ये हुआ कि वो जो पूरी भर्ती प्रक्रिया वही रुक गई है। तो इस तरह की भी बातें राज्यों के संदर्भ में देखने को मिली है। सुधार की दिशा में क्या किया जा सकता है, क्या इसके लिए प्रयास किया जा सकता है? तो पहले ही हमने बताया कि अब क्या है कि पूरी तरह से पारदर्शिता के तहत जो आरक्षण रोस्टर प्रणाली है उसे अनिवार्य किया जाए, भर्ती प्रक्रिया को नियमित किया जाए, हर वर्ष समयबद्ध इसका कैलेंडर जारी किया जाए, नोटिफिकेशन लाया जाए, व्यक्तियों जो भी रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को भरा जाए।
विशेष शिक्षण और ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है वो आरक्षित वर्ग के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए प्रयास के स्तर पर शुरू किए जा सकते हैं। राज्य जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको जवाबदेहिता अपनी सुनिश्चित करनी होगी, खासतौर पे जैसे यूजीसी, नैक, इस तरह के जो रेटिंग आधार हैं उन पर खास तौर पे इन्हें अपना विवरण देना होगा। तो इस तरह के बहुत सारे प्रयास किए जा सकते हैं और स्थिति सुधर सकती है कि जो कहा जा रहा है, जो आंकड़े हैं उनमें एक तालमेल देखने को मिल सकता है। और इस आधार पर जो भी एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि सरकार के ऊपर कि आखिर इस तरह के जो भी विशेष आरक्षित वर्ग हैं उनके फैकल्टी पदों की जो भारी संख्या, उसमें एक तरह का जो एक विज्ञप्ति अभी भरी नहीं गई है या रिक्तियां काफ़ी अधिक हैं, इस तरह के जो आरोप हैं कि हाँ उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जा रहा है या उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इस तरह के जो प्रश्न हैं वो समाप्त हो सकेंगे और इन वर्गों का भी विकास हो सकेगा। तो ये न्यूज़ थी, इसी पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। आरक्षित वर्गों के लिए फैकल्टी पदों की भारी संख्या में रिक्तता किस संवैधानिक मूल्य के विरुद्ध मानी जा सकती है? धर्मनिरपेक्षता या समान नागरिक संहिता, सामाजिक न्याय या फिर लोकतंत्र? तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।